डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक बढ़िया सा डिस्कशन जो कि आपका 10th से 11th में एक मेजर डिफरेंस है उसको कवर करेंगे। और ये डिफरेंस था और आपको शायद पहले पता भी नहीं था। तो कुछ टर्म्स हमारे इस चैप्टर में जब हम 11th में आते हैं तो ऐड होते हैं, जिसमें पहला टर्म हमारे पास आता है फिज़िकल क्वांटिटी, है ना। फिर हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं। तो उसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर का नाम सिंपल सा आपका वेक्टर्स। बेसिकली हमें वेक्टर की अलजेब्रा कम्प्लीटली लर्न करनी है इस डिस्कशन में। ओके, वेक्टर्स। ओके, अब हमने जो डिस्कस किया है पहले भी उसमें हम एक बार फिर वापस चलें। हमने लास्ट चैप्टर में एक टर्म डिस्कस किया था, फिज़िकल क्वांटिटी। मैं आप लोग के लिए स्पेशली थोड़ा सा इस बार फ़ॉन्ट्स बड़े करके रख रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों की स्क्रीन में शिकायत है कि फ़ॉन्ट छोटे हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? तो सिंपल सा एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी। एनीथिंग, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। ये बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है और ये काम का भी है भाई, यही हम लोग आगे चल के आगे अपने डिस्कशंस में यूज़ करेंगे। जैसे अगर मेरे पास एक पेंसिल है, या आपने पेंसिल ली, क्या मैं इसकी लेंथ को मेज़र कर सकता हूँ? आपको अगर यस सर, लेंथ मेज़र करने में कोई दिक्कत नहीं, सही, लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसकी लेंथ मेज़र करोगे तो क्या लिखोगे? सर मान लेते हैं लेंथ इसकी 4.5 है। तो मन में एक बात आएगी, सर आपने पूरा डिस्क्राइब नहीं किया, आप इसे ठीक से लिखिए। तो सर आंसर 4.5 सेंटीमीटर। टेक्निकली आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं दिस इज़ 4.5 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपने एक यूनिट डिसाइड करी, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में आपने उसका मैग्नीट्यूड बताया 4.5। 4.5 जो नंबर है ये इस रीडिंग का मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड इस यूनिट में है। दैट मीन्स लेंथ को मैं मेज़र कर सकता हूँ, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। सर मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ था, थोड़ा सा हैवी सा ब्लॉक है, मैंने कहा कि चलो वे करते हैं इसे। वे करके आपने वेइंग मशीन पे रखा जाके, और जो इसकी मास की रीडिंग आ रही थी वो 5.8 आ रही थी। फिर वही बात, सर 5.8 में आप यूनिट बताइए। तो 5.8 केजी इसका मास था। ये 1 केजी जो यूनिट होती है, अगर 1 केजी का बाट होता तो उसके 5.8 टाइम्स है। तो फिर से जब आपने इसको डिस्क्राइब किया तो आपने कहा सर मुझे इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए? एक तो सर यहाँ पे इसका यूनिट क्या लिया, और सेकंड मैग्नीट्यूड। तो डिस्क्राइब दिस क्वांटिटी वी नीड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। क्लियर? अब सपोज करो मैं यहाँ पर एक छोटी सी कील लेता हूँ और इस कील को एक हैमर से हिट करता हूँ। ठीक, हैमर से जब आप इस पर हिट करोगे तो आप इस पर क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। फोर्स को भी मेज़र कर सकते हैं कि यस, डिफरेंट मेथड्स हैं, उससे अगर मेज़र करें तो ज़रा चेक करना। आपने मॉल वगैरह में देखा होगा कि आप हिट करते हैं हैमर से डाउन तो एक रिंग ऊपर जाती है, उसकी हाइट आपको बता देती है इतना फोर्स है। तो हम लोग वेरियस मेथड से बता सकते हैं आपने फोर्स कितना लगाया। सर 10.6 न्यूटन लगाया। सर 10.6 न्यूटन में न्यूटन क्या हो गया? सर न्यूटन ऑब्वियसली से यहाँ पे बड़ा सिंपल से ये इसका यूनिट हो गया, 10.6 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, पर एक चीज़ आप बताइए मुझे, क्या आपको इसमें लगता है कि जब आपने फोर्स ऐसे लगाया इसी कील पे, अगर आप फोर्स ऐसे लगाते सेम हैमर और आप ऐसे फोर्स लगाते तो क्या इफेक्ट चेंज हो जाता? सर यहाँ पे आपने डाउन लगाया, राइट में लगाते, डाउन लगाएगा तो कील ऐसे ज़मीन में अंदर जाएगी और ऐसे मारोगे तो उस जगह से डिसलोकेट हो जाएगी। तो सर ये फोर्स 10.6 न्यूटन का है। तो आपको इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या यहाँ पे डायरेक्शन एसोसिएट करनी पड़ी? यस सर।
से 10.6 न्यूटन का फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो अब आप अगर दोनों को कंपेयर करें, लेंथ, मास और फोर्स, तो तीनों में फोर्स थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे यूनिट बतानी पड़ेगी, और सर इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है। सिमिलरली जब मैं कील पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा, लेट से मैंने इसका इस डायरेक्शन में 5.8 न्यूटन फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो क्या मेरा इफेक्ट चेंज हो गया? यस सर। आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया, ऑब्वियसली यूनिट वही रखी, और फोर्स राइट डायरेक्शन में लगने से इफेक्ट आपका डिफरेंट आया। ओके, तो ये जो पहली फैमिली है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे केवल क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको केवल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, यूनिट, और इनको डिस्क्राइब करने में कुछ आपको डायरेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं आ रही थी। पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो डिफरेंट है। तो यहाँ से जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और यहाँ से हमारी फैमिली पूरी डिवाइड हो जाती है। जिन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होगी और उनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, उनको हम लोग स्केलर्स बोलते हैं। दिस इज़ अ फैमिली ऑफ स्केलर्स, और ये फैमिली आपकी वेक्टर्स की है। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टेम्परेचर आप मेज़र कर सकते हैं, स्पीड मेज़र कर सकते हैं, बर्तन में कितना पानी भरा है वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड मेज़र कर सकते हैं, जो क्लॉक सामने लगी है उसकी निडल की स्पीड मेज़र कर सकते हैं, आप साउंड मेज़र कर सकते हैं, कितना तेज़ आ रहा है, कितना धीमे आ रहा है। आप अपनी तरफ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जिनको आप मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो जिनको मेज़र कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी में डिवीज़न हमारा स्केलर्स और वेक्टर्स का आया। अब अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जो हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग जैसे स्केलर्स की बात करते हैं हम लोग, तो इनमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। इनको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे केवल क्या चाहिए? मास चाहिए, सॉरी मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए, और एक चीज़ इनके साथ बहुत अच्छी है कि सर जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो सिंपल रूल ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा आपको लगता नहीं कि सर इनका एडिशन डिफरेंट है, टफ है। तो अगर पूछे स्केलर्स की खास बात क्या हुई, तो स्केलर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो पहली बात तो बच्चे, जब आप स्केलर्स की बात करते हैं तो यू नीड टू डिसाइड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट, स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे उसका मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगा। थर्ड, दे डोंट हैव डायरेक्शन, और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं जितना लास्ट पॉइंट है कि जब आप इन्हें ऐड करते हो तो सिंपल दे आर एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स और अलजेब्रा। सिंपल एडिशन। सर ये जो आपने बात बोली सिंपल एडिशन की, इसका मतलब बताएंगे क्या है? सिंपल एडिशन का मीनिंग क्या हुआ? आप कोई क्वांटिटी उठाइए, चलिए अभी हमने लेंथ और मास लिया था। सपोज़ करिए आपके पास एक वेइंग मशीन पे एक ब्लॉक रखा हुआ था सर 3 kg का, उसको हटा के दूसरा ब्लॉक रखते हैं बच्चे आप 5 kg का, ये 5 kg का, और फिर क्या करते हैं, इन दोनों ब्लॉक को रख देते हैं वेइंग मशीन पे जाके। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या रीडिंग आनी चाहिए? तो सर यहाँ पे रीडिंग आ रही थी 3, यहाँ रीडिंग आ रही थी 5, और अगर मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के तोला तो मेरी रीडिंग 8। सर यही तो होता है 3 + 5। तो सर मास क्वालिफाई करता है किसके लिए? सिंपल सा स्केल एडिशन के लिए। डन। आप वॉल्यूम में देख लीजिए, आपके पास एक कंटेनर में लेट्स से 200 ml वाटर था, ठीक। इसमें आप किसी दूसरे जग से 50 ml वाटर पोर करते हैं, और जब ये वाटर इसमें पोर करते हैं तो जब हम इसके मार्क्स को देखते हैं तो उसमें मार्क आ रहा था 200 का, एक में मार्क आ रहा था 250 का, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो मार्क पहुंच गया 250। 200 ml में मैं 50 ml ऐड करने पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स वॉल्यूम भी कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। डन। फिर अगर मैं एक पर्सन के वॉक की बात करूँ, एक पर्सन था
बड़ा ही एनर्जेटिक उनका कहना है कि वे वॉक करना चाहिए, लंबे लंबे वॉक करते थे। वो एक दिन इस डायरेक्शन में 6 किलोमीटर वॉक करते हैं। जिस डायरेक्शन 6 किलोमीटर वॉक करे तो उससे बच्चे वो टर्न कर गए कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे टर्न कर गए और फिर से उन्होंने 6 किलोमीटर का वॉक किया। अब मैं आपसे पूछूं टोटल लेंथ उन्होंने कितना कवर किया, लेंथ ऑफ पाथ जिसको हम लोग प्यार से 9th क्लास 10th क्लास की लैंग्वेज में डिस्टेंस बोलते थे। तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, सर 6 + 6 12 किलोमीटर। तो सर डिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी, मास स्केलर, वॉल्यूम स्केलर और डिस्टेंस स्केलर। ओके, तो सर जो स्केलर्स होते हैं उनका यूनिट होगा, उनका मैग्नीट्यूड होगा, उनका कोई सेट डायरेक्शन नहीं है एंड दे फॉलो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, सिंपलेस्ट 3 + 4 5 + 6 6 + 7 13। ओके, अब अगर मैं बात करूं तो आपके पास आगे चल के ऐसी क्वांटिटीज़ भी आएंगी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, फिर मैं आगे बात करूँ। बात करनी है हमें वेक्टर्स की। ओके, वेक्टर्स। अब बात आती है वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर मैं पूछूं तो भाई सबसे अच्छा वेक्टर जो सबसे आसान है वो मुझे लगता है कि दो वेक्टर्स बड़े इजी से हैं। एक वेक्टर है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ओके, बेसिकली जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो चेंज आता है ना। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी स्टडी रूम में, उठ के आप गए टीवी देखने गए, फिर लौट के आए पानी पी के, फिर वहीं बैठ के आ गए। आपके पेरेंट्स आपको पहले देखते हैं बाद में देखते हैं तो वे कहेंगे ये तो वहीं बैठा हुआ है। तो आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 बोला जाएगा। ओके, अब मान लीजिए आप अपने रूम से निकल के कहीं घूम फिर के बाहर से थोड़ा सा रिलैक्स होके वापस आके टीवी रूम में बैठ जाएं और पापा और आपके पेरेंट्स आपको वॉच करें तो आप कहेंगे नहीं आप तो केवल टीवी स्टडी रूम से टीवी रूम आए। तो आपका जो वो वॉच कर रहे हैं ओवर द इंटरवल चेंज इन पोजीशन, अगर आपकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0। पाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से कैसे पहुँचे, पोजीशन में चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप यहाँ पर थे, ये आपकी इनिशियल पोजीशन, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी 6 किलोमीटर आप इधर वॉक करते हैं, 6 किलोमीटर आप इधर वॉक करते हैं और वॉक करने के उसमें ये बात पक्की हो गई कि ये आपकी स्टार्ट पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, आप यहाँ पहुँचे। तो टेक्निकली आप को जो लोग एक फिक्स टाइम बाद देखेंगे वो कहेंगे आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर हम साइन रूल थोड़ा सा लगाएं यहाँ पर देखें तो सबको पता है कि ये एंगल आपका कितना हो गया 120 डिग्री, क्योंकि बाहर 60 पर हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। ये दोनों साइड आपकी सेम है तो ये एंगल सेम होंगे 30 और 30 के। और ये भी आपको पता है साइन रूल आता है ना, साइन 120 के सामने वाली साइड D, साइन 30 के सामने वाली साइड 6। तो D की वैल्यू जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ वैल्यू होगी 6 साइन 120, साइन 120 इज़ √3/2, साइन 30 इज़ 1/2, आंसर कैंसिल 6 √3, √3 इज़ 1.7 एंड 10.2 इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब मुझे आप बताइए डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए। क्या सिंपल 10.2 लिख दूँ तो चलेगा? आपको बताना पड़ेगा ना यूनिट क्या है। तो 6 किलोमीटर के हिसाब से 10.2 किलोमीटर आपने चला था। और किधर सर, वो जो आपका डेली वॉक का पाथ था ना उससे आप 30 डिग्री एंगल पे डिस्प्लेस हुए थे। तो ये आपके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएट हो गई। तो अब मुझे बताइए क्या वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट, देयर सम डायरेक्शन एसोसिएटेड टू विद देम, उनके साथ कुछ डायरेक्शन होगी, स्पेस में उनका कुछ डायरेक्शन होता है, फोर्स का, वेलोसिटी का, आपका डायरेक्शन होगा। बिना डायरेक्शन के बात नहीं हो पाएगी, पूरी बात नहीं। एक बात आपके दिमाग में आएगी कि आप कितना चले तो 6, पर किधर चले अगर ये बात आ रही है तो डेफिनेटली जैसे वेलोसिटी में आएगी। वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से अगर पूछूँ तो सर क्या वेक्टर्स की बात की जाए, जैसे हमने स्केलर्स के पॉइंट लिखे थे,
वैसे अगर मैं वेक्टर्स के पॉइंट पूछूं आपसे तो क्या इनको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे यूनिट की रिक्वायरमेंट है? यस सर। क्या इनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड? ऑब्वियसली ये स्केलर से एडवांस हैं, ये दो चीज़ें तो मांगेंगे ही मांगेंगे। तीसरी चीज़ ये क्या मांगते हैं आपसे कि सर इनसे कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है, फोर्स में डायरेक्शन थी, वेलोसिटी में होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। और एक जो सबसे डिफरेंट चीज़ जो सबसे अलग इन्हें बनाती है वो है कि दे डू नॉट फॉलो सिंपल रूल ऑफ एडिशन। दे डू नॉट फॉलो सिंपल रूल ऑफ एडिशन। इनका एडिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये कौन सा रूल ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं वो अभी मैं बात नहीं कर रहा। एक पॉइंट पक्का है, दे डोंट फॉलो सिंपल एडिशन। इनका एडिशन थोड़ा डिफरेंट है। कैसा है वो हम देखेंगे आगे चल के। देखिए आपकी गणित में 6 किलोमीटर आप चले, 6 और चले, पर आप डिस्प्लेस केवल कितना हुए? 10.2। कहानी कुछ ऐसी है ना। तो वेक्टर्स के लिए अगर बात की जाए तो आप ऐसी बात बोलोगे कि सर वेक्टर्स को हम लोग जब बात करते हैं तो सर उनका यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, दे डू नॉट फॉलो सिंपल एडिशन। कैसे भी आप बात को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ मेरे पास एक पाइप था, है ना, ये पाइप लिया बच्चे आपने। ये पाइप लेट्स से मैं एज्यूम कर लेता हूँ डाउनवर्ड मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? सर 12 मीटर पर सेकेंड से। तो ये अभी यहाँ पे होगा, 1 सेकंड बाद 12 मीटर नीचे आ जाएगा, अगले 1 सेकंड बाद फिर से 12 मीटर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो इसकी बात ऐसे आएगी। तो 24 मीटर नीचे आएगा। या फिर अगर मैं टी समय की बात करूं तो टी समय में टोटल कितना नीचे आ जाएगा? तो आप बोलोगे 12t। स्पीड का मतलब यही तो होता है ना, तो सर 12t नीचे आएगा। अब क्या किया आपने, इसके अंदर एक बॉल को रोल कराया। ये आपने एक बॉल ली यहाँ पर, ये बॉल बच्चे आगे रोल करती हुई जा रही है कितनी स्पीड से? सर 5 मीटर पर सेकेंड से। ये अपने आप रोल कर रही है ना, किसी ने हल्का सा रॉड के लॉन्गेट कर दिया। अब अगले डायग्राम में बॉल कहाँ मिलेगी? सर यहाँ मिलेगी। नहीं, पाइप आ गया है इस तरीके से, तो सर ये बॉल यहाँ पे और फिर बॉल यहाँ पे। तो बॉल अगर ध्यान से देखो तो अपने एफर्ट से आगे कितना गई होगी? तो 5t आगे गई होगी t सेकेंड्स में। अब पाइप नीचे आया है बच्चे कितना? ये पाइप नीचे आ रहा है कितना? 12t। बॉल उसके अंदर रोल करके कितना आगे जा रही? 5t। क्या आपको लगता है बच्चे यहाँ पे बॉल का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? सो ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या आप बता सकते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? पाइथागोरस की अगर बात करें तो आपका आंसर बच्चे 13t आएगा, है ना। अंडर रूट ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 12t स्क्वायर, t कॉमन 25 प्लस 144 रूट 169 रूट 30। अब अगर मैं पूछूं कि सर इस बॉल की वेलोसिटी क्या है, तो बॉल की वेलोसिटी टी सेकंड में कोई 13t चलता है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि 1 सेकंड में 13 मीटर पर सेकंड चला होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जो चल रही है वो 1 सेकंड में 13 चल रही है। क्या आपको लगता है ये दो वेलोसिटीज़ का एडिशन था? एक उसके अपने रोल करने की वेलोसिटी और एक पाइप की वेलोसिटी का सम। ओन वेलोसिटी और पाइप की वेलोसिटी से उसे नेट मिला। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे 5 अपने रोल करने का, पाइप का 12, सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहती है, क्या होना चाहिए? 17, जबकि आंसर क्या आ रहा है? 13। तो एक बात पक्की है कि सर वेक्टर्स आपके सिंपल रूल ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते हैं। तो एक हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया यहाँ पे वेक्टर्स का और स्केलर्स का, जिन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम सिंपल एडिशन से ऐड करके चलते हैं स्केलर्स। और जो एडवांस क्वांटिटी हुई, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहती है, उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं। बेसिकली the main difference between these two is of addition and resultant. In scalar you use a term called addition, you're just adding them. But when we come to the vector, you use a term called resultant. You are adding two vectors, and because addition is different, that's why we say vector are different quantity. If a physical quantity has magnitude as well as direction and follow rule of addition that we have discussed,
that vector quantity is called vector quantity. Okay, later discussion will in next part, cover in next part.